तो हेलो दोस्तों। मैं मौर्य अखिलेश कुमार शारीरिक शिक्षा के इस सेगमेंट में आज अपना शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज चला रहा हूं। उसका आज 18वां सीरीज पेपर 18 का पार्ट 1 को लेके हल करके लाया हूं। और इसका पेपर जो है हम अपने फेसबुक पे और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं 8 से 10 घंटे पहले। तो आप लोग पहले पेपर को सॉल्व कीजिए, उसको समझिए, उसके बाद जब आप इस वीडियोज़ को देखेंगे तो उसको एक पूरी तरह से माइंडसेट हो जाता है उस पे और हमेशा के लिए याद हो जाता है। और मेरा यह प्रयास आप लोग को अगर अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा ही, तो आप एक लाइक ज़रूर करें वीडियो को और उसके साथ अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें। साथ में ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उससे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, भारत 1920 ओलंपिक में किसके बैनर तले भाग लिया था? यानी 1920 में एंडवर्प ओलंपिक हुआ था। उस समय भारत जो है पहली बार ओलंपिक में अनऑफिशियली तौर पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 8 सदस्यीय टीम गई थी, जिसमें से 6 खिलाड़ी सदस्य थे, 4 एथलीट और 2 रेसलर। तो आपको बना बता दें, बैनर तले भाग लेने की बात हो रही तो उस समय भारत में कोई भारत का ओलंपिक संघ नहीं था, इसलिए इस प्रश्न में जो ऑप्शन सी और डी है वो बिल्कुल गलत है। जब हम ऑप्शन बी ब्रिटिश ओलंपिक संघ की बात की तो ब्रिटिश ओलंपिक संघ ने भारत को प्रस्ताव दिया, लेकिन भारत ने इसको मना कर दिया। ब्रिटिश के बैनर तले भाग लेने के लिए मना कर दिए दोराबजी टाटा ने, क्योंकि भारत का मुख्य उद्देश्य ओलंपिक में भाग लेने का था कि भारत में जो आंदोलन चल रहे थे उसको विश्व स्तर पर लाना था। इसलिए वो ब्रिटिश ओलंपिक संघ के बैनर तले भाग लेने के लिए मना कर दिया। तब इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इन्होंने तो इसने भारत को आमंत्रित किया कि भारत बड़े जैसे बड़ा देश ओलंपिक में भाग लेना चाहिए। तो इसने, चूंकि उस समय भारत में कोई ओलंपिक संघ भारत का था नहीं, तो इसने दोराबजी टाटा को एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में आईओसी में जगह दी। और ये रूल बनाया गया था कि अगर किसी भी देश का ओलंपिक समिति नहीं है, फिर भी उस देश का कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का विशेष प्रतिनिधि है, तो वो देश सीधे ओलंपिक में भाग ले सकता है। इस आधार पर भारत ने 1920 में अपना ओलंपिक संघ न होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के बैनर तले भाग लिया था। तो इस प्रश्न में दो चीजें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करें तो पहला अपना जो, और दूसरा जो 1924 का भी हुआ तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के बैनर तले भाग लिया। लेकिन जब मार्च पास्ट की बात आती है तो वहां पे भारत ने ब्रिटिश झंडे का प्रयोग किया। दो प्रश्न बनता है बैनर तले भाग लिया और किसके झंडे किसके झंडे के साथ मार्च पास्ट किया। तो उन्होंने मार्च पास्ट जो है ब्रिटिश ओलंपिक संघ ब्रिटिश झंडे के साथ किया, और जो भाग लिया बैनर तले वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के लिए, क्योंकि ओलंपिक में 2 झंडों का प्रयोग होता है, एक मार्च पास्ट के लिए, एक बैनर के लिए। तो बैनर के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का बैनर प्रयोग किया भारत ने, और मार्च पास्ट के लिए ब्रिटिश झंडे का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। फुटबॉल में ड्रिबलिंग करना कौन सा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होता है? फुटबॉल में ड्रिबलिंग करना, देखिए, हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट होता है वो 5 प्रकार के होते हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, और पहले एजिलिटी के रूप में एक पांचवा जाना जाता था, जिसको अब हम इसको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के रूप में जानते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो होता है वो हमारे जो खिलाड़ी की योग्यता है उसको उसकी जो गतिविधि होती है खिलाड़ी की, उसको नियंत्रण एवं नियमितता को बनाए रखता है। इससे क्या होता है कि जो भी काम करते हैं हम, तो काम के लिए जितने भी हमारे ऑर्गन अंग काम करते हैं उनके बीच एक तालमेल बनाए रखता है। जैसे कि अगर हम जिम्नास्ट की बात करें तो जिम्नास्ट जो पूरे अंग जो होते हैं एक लयबद्ध प्रक्रिया से चलते हैं, उसी को हम उस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहते हैं, समन्वय योग्यता।
जो 7 प्रकार के होते हैं, डिफरेंटेशन एबिलिटी जिसको पृथक्करण योग्यता कहते हैं, ओरिएंटेशन एबिलिटी निर्धारण योग्यता कहते हैं, कपलिंग एबिलिटी को युग्मन योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी को प्रतिक्रिया योग्यता, बैलेंस एबिलिटी को हम संतुलन योग्यता कहते हैं, और रिदमिक एबिलिटी तालमेल योग्यता, और एडाप्टेशन एबिलिटी को अनुकूलन योग्यता करते हैं। तो जब हम ऑप्शन डी निर्धारित योग्यता की बात करें, तो यह एक प्रकार की वो क्षमता है। जब हम कोई भी क्रिया को करते हैं तो उसका एक निर्धारित क्षेत्र होता है। जैसे कि हम अगर हैंडबॉल खेलें तो एक निर्धारित क्षेत्र में होता है, तो वो क्षमता जो एक क्रिया को निर्धारित क्षेत्र में शरीर की स्थिति और गतिविधि को शरीर की जो गतिविधि और स्थिति को समय तथा जगह के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि जब हम हैंडबॉल खेलते हैं एक निश्चित क्षेत्र में खेलते हैं, फिर उसमें हमारी जो शरीर की स्थिति होगी और गतिविधि होगी उस समय और जगह के अनुसार बदलती हो। जैसे कि जैसे मैदान, उपकरण और गति करती हुई वस्तुएं आदि के लिए समझना है कि यहाँ पे एक गामक क्रिया जो है गति स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रण एवं नियमन होगा। अर्थात जब हम एक निर्धारित क्षेत्र में कोई खेल खेलते हैं तो उस निर्धारित क्षेत्र में हर प्लेस का अपना एक अलग नाम होता है, वहाँ पे एक अलग किस्म की गतिविधियाँ होती हैं उस जगह पे। तो उसी को निर्धारित योग्यता कहते हैं कि जब खिलाड़ी दूसरी जगह पे जाता है, दूसरी की जगह पर जाता है, तो उसकी शरीर की स्थिति और गतिविधि दोनों उस समय और उस जगह के अनुसार बदलती है। जैसे कि एक खिलाड़ी जो होता है अपने पाले में होता है, डिफेंस करता है, डिफेंस का काम करता है, लेकिन जब दूसरे पाले में विपक्षी के पाले में जाता है तो वो एक आक्रामकता की भूमिका निभाता है, यानी गोल करने का प्रयास करता है। यही हमारी ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है। प्रतिक्रिया योग्यता का प्रतिक्रिया योग्यता एक क्षमता है जब किसी इशारे के माध्यम से या कहें तो संकेत के माध्यम से हम कोई हमारी मांसपेशियां जो होती है, हमारी जो क्षमता होती है उसके प्रति एक क्रियाएं करती है। यानी जैसे कि हम 100 मीटर दौड़ना होता है तो उसके लिए जब ऑफिशियल द्वारा गन शूट किया जाता है तो उसकी ध्वनि को सुनकर हम तुरंत अपने शरीर में गतिविधि करते हैं। तो ध्वनि और सुन की गतिविधि करने के बीच की जो तालमेल होती है उसको हम रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं, यानी प्रतिक्रिया एबिलिटी। ध्वनि को सुनकर तुरंत हम प्रतिक्रिया की तो उसको हम प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं। युग्मन योग्यता यानी कि कपलिंग की बात करेंगे तो जैसे कि किसी भी यह वह योग्यता है जो खेल क्रियाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए जारी रखने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में तालमेल बना के रखती है। यानी कि हमारी युग्मन योग्यता कपलिंग एबिलिटी वह योग्यता है जो भी हम काम करते हैं उस काम को प्रभावीपूर्ण ढंग से जारी रखने के लिए हमारे शरीर के जो भी अंग उस गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं उनको सॉरी तो जो भी सॉरी एक मिनट देखता हूँ। हाँ, तो जो हमारी अंग उसमें इन्वॉल्व होती है उनके भी तालमेल बना के रखते हैं। जैसे अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो गेंद को नियंत्रण में लाने के लिए हमें अपने पैर, अपने दिमाग, अपनी हाथ को एक साथ समन्वित करना पड़ता है। इसको ही हम कपलिंग युग्मन योग्यता कहते हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथक्करण योग्यता। तो जब हम पृथक्करण योग्यता की बात करते हैं तो इसमें जो व्यक्ति अपने उच्च स्तर को परफॉर्म करने के लिए यानी उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए इसमें खिलाड़ी जो है अपनी जो गतिविधि होती है और खेल की गतिविधि के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि वो शारीरिक गतिविधियों और हमारी जो गामक क्रियाएं होती हैं उनके बीच एक संबंध स्थापित करके अपने उच्च उच्च प्रदर्शन को प्राप्त करता है। उच्च प्रदर्शन को प्राप्त करता है तो इसी को हम डिफरेंटेशन पृथक्करण एबिलिटी कहते हैं। तो ड्रिबलिंग में भी व्यक्ति जो होता है अपने उच्च
परफॉर्मेंस को प्राप्त करने के लिए वो अपनी शारीरिक गतिविधि और जो जो भी उस खेल की गतिविधि होती है और हमारी गामक क्रियाओं के बीच एक संयुग्मन स्थापित करता है। इसको हम डिफरेंटेशन एबिलिटी कहते हैं, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या अब 3 पे आते हैं कि वृत्तीय गति करती हुई पिंड को अपने पृथ्वी वित्तीय पथ पर बने रहने का कारण है। यानी कि एक पिंड है, जब वो कोई तो एक एक पिंड होता है, एक पिंड जब वो वृत्तीय गति करता है तो वो एक अक्ष के परितः चारों ओर घूमते रहता है, और उस अक्ष के परितः जो उसको एक घूमने के लिए जो भी बल उस पे लगे रहते हैं, उसके कारण वो पिंड अपने पथ पे कायम रहता है। जैसे कि अगर ये पिंड का अक्ष है, उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर एक पिंड जो होता है गति कर रहा है, ठीक। तो इस पे दो बल काम करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल, जिसको हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में जानते हैं। तो जो अपकेंद्रीय बल होता है वो क्या करता है कि पिंड को हमेशा उसके वृत्तीय पथ से बाहर की ओर ले जाने का प्रयास करता है, और जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो हमेशा पिंड को उसके केंद्र की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो भी बल इसमें से अधिक ज़्यादा पिंड पे लग जाता है तो वो पिंड उस साइड में यानी कि अपकेंद्रीय बल अगर ज़्यादा हो जाता है, पिंड अक्ष को छोड़ के बाहर चला जाएगा। अगर अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाता है तो अक्ष को छोड़कर पिंड केंद्र की ओर चली आती है। लेकिन जब इन दोनों के बलों के बीच में एक बैलेंस होता है, जब इन दोनों बलों के बीच एक बैलेंस बना रहता है, तब ये पिंड जो होते हैं अपने अक्ष के परितः एक वृत्तीय गति करती हुई वृत्तीय पथ पर हमेशा वृत्तीय गति करती रहती है। तो तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन बनेगा वो तो ऑप्शन डी, ए और बी, क्योंकि अभिकेंद्री बल और अपकेंद्र के बीच एक सामंजस्य बन रहा है, जिसके कारण एक वृत्तीय गति करता हुआ पिंड वृत्तीय पथ पर बने रहता है। अगर इसमें से दोनों में से कोई बल अधिक होता है तो वो पिंड उसके ओर चली जाती है गति करते हुए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ए और बी, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अब प्रश्न संख्या 4 है कि शरीर में ऑक्सीजन के परिवार से संबंधित नहीं है। शरीर में ऑक्सीजन के परिवार से संबंधित नहीं, यानी कि दो सूचियां दे दी गई है। एक ओर जो होता है हमारे अंग अंग के नाम दिए गए हैं, और दूसरी ओर रक्त रक्त जो अशुद्ध अशुद्ध रूप में दिए गए हैं। तो किसमें कौन सा रक्त होता है इसको मैच करना है, और जो मैच नहीं करेगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें फेफड़े के अंदर, तो हम जानते हैं कि फेफड़े के अंदर जो होता है जब ब्लड जाता है तो वो अशुद्ध रक्त होता है। यानी कि इस प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन ए गलत है, ठीक। क्योंकि इस प्रश्न में हमें ये चीज़ देखना है कि जो ऑप्शन गलत होगा वही सही होगा। तो इसलिए फेफड़े के अंदर जाने वाला ब्लड जो होता है अशुद्ध होता है। तो और ऑप्शन बी फेफड़ों के बाहर, यानी कि जब हम फेफड़े से बाहर ब्लड निकलता है तो ऑक्सीजनेटेड होकर निकलता है, ऑक्सीजन युक्त, इसलिए वो ब्लड शुद्ध होता है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। और ऑप्शन सी की बात करें तो पल्मोनरी धमनी का मतलब होता है कि जैसे कि जो धमनियाँ हमारे फेफड़े से हृदय में आती है या हृदय से फेफड़े में जाती है, उसको हम पल्मोनरी के नाम से जानते हैं। और जो जब हमारे हृदय से फेफड़े में जाती है तो उसको हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं। और जब हृदय से फेफड़े में जो धमनी जाती है रक्तवाहिनी, उसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं। और उसमें जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, क्योंकि वो जब लंग्स में जा रहा है तो ऑक्सीजन के लिए जा रहा है, इसलिए उससे पहले वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि रहते हैं, तो इसलिए वो अनाक्सी रक्त होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, कि जो कि मूल रूप से गलत है। और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो पल्मोनरी सिरा, यानी कि पल्मोनरी सिरा जो होती है रक्तवाहिनी, वो हमारे लंग्स से निकल के और ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर लंग्स से फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके हमारे हृदय में लेफ्ट आर्ट्रियम में आती है।
तो इसलिए प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन डी भी गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अनाक्सी रक्त होता है उसके अंदर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो खेल की प्रकृति के आधार पर लगने वाली चोट को एक्यूट चोट कहते हैं। यानी कि हम हमारे खेल प्रकृति के आधार पर चोट दो प्रकार की होती है। एक होती है माइक्रोट्रोमा, एक होती है मैक्रोट्रोमा। ट्रोमा का मतलब होता है चोट का लगना। तो एक्यूट एनर्जी का मतलब होता है कि जो नई चोटें होती हैं, तत्काल में लगी हुई चोटें होती हैं, उसको हम एक्यूट चोट के नाम से जानने जाते हैं। जैसे कि फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्ट्रेन, कंचूसन, ये एक्यूट एनर्जी होती है। और एक होती है, तो अगर हम माइक्रो ट्रॉमा की बात करें ऑप्शन ए की, तो इस प्रकार की जो चोटें होती हैं इस प्रकार की होती है जिसमें अचानक और जोर से जैसे चोट लगती है हमको, तो वो उस अचानक और जोर से लगने वाली जो चोट होती है उसको हम सॉरी उसको हम मैक्रो चोट कहते हैं, मैक्रो ट्रोमा के नाम से जानते हैं, जो अचानक और तेज लगती है। जैसे कि अगर जिम्नास्ट होता है पैरेलल बार या हॉरिजॉन्टल बार पे एक्सरसाइज कर रहा है और जब उसे नीचे उतरता है तो अचानक चोट लग जाता है, या हॉकी खेलते हुए हॉकी से चोट लग जाना, या फुटबॉल खेलते हुए चोट लग जाना, तो ये जो होती है मैक्रो एक्यूट एक्यूट इंजरी हो जाए जो तत्काल लगती है, पुराना नहीं होता है, इसको हम एक्यूट एनर्जी कहते हैं। इसको ताजी चोटें भी कह सकते हैं, कम समय वाली ताजी चोटें भी कह सकते हैं। तो इसको हम मैक्रो ट्रोमा कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्रो ट्रोमा, यानी कि अचानक जोर से लगने वाली चोट होती है मैक्रो ट्रोमा में, जिसको हम एक्यूट इंजरी भी कहते हैं। और माइक्रो ट्रोमा की अगर हम बात करें तो जैसे कि बार बार लगने वाली चोट होती है और लंबे समय तक वो लगती रहती है, जिसको हम ओवर यूज चोट के नाम से भी मतलब माइक्रो ट्रोमा को हम ओवर यूज चोट के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि माइक्रो ट्रोमा जो चोट है वो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें इसका उत्तर होगा ओवर यूज चोट के नाम से। और मैक्रोट्रोमा किस चोट के नाम से जाना जाता है, तो एक्यूट चोट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर मैक्रोट्रोमा की बात करें तो एक टेनिस खिलाड़ी है, तो वो हमेशा अपना टेनिस खेलते रहता है, तो उसकी जो उसकी कलाई होती है, धीरे धीरे उसमें इंजरी आते आते लंबे समय तक वो एक बहुत बड़ा घाव बन जाता है। या तो हम कहें तो अगर वॉलीबॉल प्लेयर है, स्मैश बराबर वो करते रहता है, तो उसकी जो कंधा होती है उसमें धीरे धीरे चोटें आते आते एक दिन बहुत बड़ा चोट बन जाता है और एक पुरानी चोट हो जाती है, तो इसको हम माइक्रो ट्रोमा के रूप में जानते हैं। और जो लंबे अवधि तक चलता है और इसका इलाज भी लंबे अवधि तक चलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्यूट चोट जो है माइक्रो ट्रोमा को कहते हैं। तो आज प्रश्न पत्र 18 का पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्याएं या समझने में परेशानी आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लिखें, और ये अपना सलाह भी कमेंट बॉक्स में हमेशा देते रहें, जिससे कि मतलब उस सलाह से एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने में मदद मिलेगी हमको। जो भी सुझाव हो आप अपने कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें, और उसके साथ जो भी समस्याएं आती है समझने में उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें, और उसके साथ अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको धन्यवाद।